नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के विषय में पढ़ेंगे और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं, उनके लिए शर्त क्या होती है और अगर किसी भी पीएसयू सेक्टर को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल जाता है तो उसको कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, तो इसके विषय में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि नवरत्न कंपनियां जो होती हैं उनके विषय में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते इसमें से अगर बात करें कि नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं, आखिर किसे बोलते हैं नवरत्न कंपनियां। तो इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि किसी भी पब्लिक सेक्टर, जो भी पीएसयू सेक्टर होते हैं, तो पीएसयू सेक्टर को ही नवरत्न श्रेणियों के तहत रखा जाता है। तो जितनी भी सरकार कंपनियों को नवरत्न श्रेणी का दर्जा देती हैं, उनमें जो भी सेक्टर शामिल किए जाते हैं तो उन सेक्टरों को पीएसयू सेक्टर कहा जाता है। तो पीएसयू सेक्टर के किन उद्योगों को नवरत्न कंपनियों में रखा गया है, इसके विषय में बात करते हैं और इसकी शर्त क्या होती है। अगर किसी भी पीएसयू सेक्टर को और नवरत्न श्रेणी का दर्जा मिल जाता है तो उसके लिए शर्त क्या होती है, इसके विषय में बात करेंगे। और कंपनी को, और इसकी दोस्तों शर्त की बात करें कि अगर किसी भी पीएसयू सेक्टर को नवरत्न की कंपनी का दर्जा मिल जाता है तो उसको कौन सी शर्त फॉलो करनी पड़ती है, किस शर्त के तहत उसको नवरत्न कंपनियां बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2 का दर्जा प्राप्त। तो अगर किसी भी पीएसयू सेक्टर को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करना है तो उसके लिए आवश्यक शर्त ये होती है कि पहले उसको मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हो और मिनी रत्न श्रेणी 2 का दर्जा प्राप्त। तो इसके बाद ही उस कंपनी को नवरत्न श्रेणी का दर्जा प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरी शर्त होती है वो ये होती है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो एजेंसी होती है उसके तहत कंपनी को 100 अंकों में से कम 60 अंकों का स्कोर करना चाहिए। जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एजेंसी होती है तो उसके तहत कंपनी को कम से कम 100 अंकों में से 60 अंकों को उसका स्कोर करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अगर किसी भी पीएसयू सेक्टर को नवरत्न श्रेणी का दर्जा मिल जाता है तो उसको लाभ कौन कौन से प्राप्त होंगे। भाई, कोई भी कंपनी अगर नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने जा रही है या नवरत्न उद्योग का दर्जा प्राप्त करने जा रही है, उसके लिए कौन कौन से लाभ, इसके विषय में अगर बात करें कि उसके लाभ की बात करें कि उसको लाभ कौन कौन से होते हैं। तो पीएसयू कंपनी पर अगर नवरत्न कंपनी बन जाती है तो क्या लाभ होते हैं। तो इसका दोस्तों लाभ ये होता है कि अगर कंपनी अगर नवरत्न श्रेणी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है तो उसको 100 करोड़ का निवेश अगर किसी भी कंपनी पर करना है तो इसके लिए उसको सरकार से मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी नवरत्न कंपनी बन गई है, उसको अगर 100 करोड़ का निवेश करना है तो उसको सरकार से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सरकार के बिना परमिशन के किसी भी क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए का निवेश कर सकते। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि वर्तमान में भारत में 16 नवरत्न कंपनी हैं। तो बात करते हैं कि कौन कौन सी आज नवरत्न कंपनियां हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि भारत इलेक्ट्रिकॉन लिमिटेड बीईएल, दोस्तों बीईएल जो है ये एक नवरत्न कंपनी है। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड बीआईएल ये भी एक नवरत्न कंपनी है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल ये भी क्या है, एक नवरत्न कंपनी है। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, पावर ग्रिड जो कंपनी है ये भी एक नवरत्न कंपनी है। और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल ये भी क्या है, एक नवरत्न कंपनी है। और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आरआईएनएल ये भी एक क्या है, ये भी एक नवरत्न कंपनी है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल ये भी एक नवरत्न कंपनी है। तो ये भारत में नवरत्न कंपनी है। भारत में कुल 16 नवरत्न कंपनियां हैं। यहाँ पर हमने कुछ विशेष नवरत्न कंपनियों के विषय में बात किया है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि महारत्न कंपनियां कौन सी होती हैं। दोस्तों, हम इसके बाद बात करते हैं कि महारत्न उद्योग क्या होते हैं। आखिर किन पीएसयू उद्योगों को महारत्न की श्रेणी के तहत रखा जाता है, क्योंकि एक दोस्तों क्रम होता है। सबसे पहले उद्योग को और मिनी रत्न की श्रेणी में रखा जाता है, उसके बाद उद्योग को नवरत्न की श्रेणी में रखा जाता है, फिर सीधे नवरत्न के उद्योगों का जब प्रमोशन होता है तो सीधे वो उद्योग महारत्न की श्रेणी में पहुंच जाते हैं। और अगर इनमें बात करें तो महारत्न जो उद्योग होते हैं वो सबसे बड़े
उद्योग होते हैं उनको सबसे बड़े उद्योग माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि महारत्न उद्योग क्या होते हैं। तो महारत्न योजना का उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व की बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में और समर्थन और बनाना है। अगर किसी भी कंपनी को विश्व की सबसे बड़ी कंपनी या विश्व में उसका परचम लहराना है तो उस कंपनी को महारत्न उद्योग का दर्जा प्राप्त करना होगा और उसको जो उसका कारोबार का विस्तार करना है, उसको विश्व की बड़ी कंपनियों के रूप में उभरना है, तो ओनली महारत्न कंपनी ही ये कारनामा कर सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है। कि अगर किसी पीएसयू उद्योग को या किसी पीएसयू सेक्टर के उद्योग को विश्व की एक बड़ी कंपनी हमें बनाना है तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। इसकी दोस्तों अगर शर्तों की बात करें तो अगर किसी भी कंपनी को महारत्न उद्योग बनाना है तो उसके लिए शर्त क्या होती है। उसके लिए शर्त ये होती है कि सबसे पहले उसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। जो भी उद्योग महारत्न बनने जा रहा है उसको सबसे पहले नवरत्न की श्रेणी का दर्जा प्राप्त हो और वह कंपनी भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो और कम से कम 3 वर्ष, है ना, 3 वर्ष जो भी उसका सालाना कारोबार होता है वो कम से कम 25,000 करोड़ के ऊपर हो। अगर किसी भी कंपनी को नवरत्न की कंपनी से महारत्न की कंपनी में का दर्जा प्राप्त करना है तो उसको लगातार 3 साल तक का जो उसका कुल कारोबार हो वो 25,000 करोड़ के ऊपर का हो और उसको 3 वर्ष का जो उसका लाभ हो, है ना, लगातार 3 वर्ष का जो उसका लाभ हो वो कम से कम 15,000 करोड़ से ज़्यादा का हो और उसका जो तीन वर्ष का टैक्स हो, जो भी कंपनी ने लगातार 3 वर्ष तक काम किया है और उसका कम से कम जो भी 3 वर्ष का टैक्स हो वो कम से कम टैक्स भरने के बाद उस कंपनी को 3 साल में 3 वर्ष तक लगातार टैक्स भरने के बाद उसका जो लाभ प्राप्त हो उसे 5,000 करोड़ से ज़्यादा का उसको लाभ हो। तो ये क्या होती हैं, ये महारत्न उद्योग बनने के लिए शर्तें होती हैं। इसमें दोस्तों एक क्रम होता है। अगर कोई भी कंपनी पीएसयू सेक्टर में है तो पीएसयू सेक्टर से वो पहले मिनी रत्न की श्रेणी में जाएगी और मिनी रत्न की श्रेणी से उठ करके वो कहाँ पर, वो नवरत्न की श्रेणी में जाएगी और जब उस कंपनी का नवरत्न की श्रेणी से सीधा प्रमोशन होता है तो वो सीधे महारत्न की श्रेणी का दर्जा प्राप्त कर लेती है। और महारत्न की श्रेणी का अगर उसने दर्जा प्राप्त कर लिया तो उसके लिए शर्तें हैं कि जो कंपनी हो वो शेयर बाजार में लिस्टेड हो। भाई कंपनी फर्जी थोड़ी होगी। अगर किसी भी कंपनी को इतना बड़ा कारोबार फैलाना है और विश्व की बड़ी कंपनियों में शामिल करना है तो वो कंपनी कम से कम शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो और लगातार 3 वर्ष तक उसको उसका जो लाभ हो वो 25,000 करोड़ का उसका बार हो 1 साल का और उसने जो 3 साल में लाभ कमाया है वो लगभग 15,000 करोड़ से ज़्यादा का उसका लाभ हो और 3 वर्ष तक उसने जो सरकार को टैक्स भरा है तो लगभग उसका जो टैक्स भरने के बाद जो उस कंपनी ने अपना लाभ कमाया है वो कम से कम 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो। ये शर्तें अगर कोई भी नवरत्न उद्योग मतलब कि फॉलो करता है तो उसको सीधे सरकार महारत्न की श्रेणी में उसको भेज देती हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अगर कोई भी कंपनी नवरत्न से प्रमोशन होकर के अगर वो महारत्न की श्रेणी का दर्जा प्राप्त कर लेती है तो उसके लिए शर्तें क्या, कि भाई कोई भी कंपनी नवरत्न से महारत्न में मैं क्यों जाती है, उसको कौन सा लाभ होगा। लाभ की बात कर रहे हैं ना कि अगर कोई भी कंपनी भाई वो अगर नवरत्न की श्रेणी में है मान लो, अब उसको सरकार ने महारत्न की श्रेणी में भेज दिया तो उसको कौन सा लाभ होगा। उसको दोस्तों लाभ ये होता है कि महारत्न कंपनियां सरकार की अनुमति के बिना परियोजनाओं के कुल मूल्य का 15% तक निवेश करने में मुक्त होंगी। और अगर दोस्तों निवेश की बात करें तो 5,000 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक क्राइटेरिया दे दिया गया है। अगर किसी भी कंपनी को निवेश करना है, मान लो भाई सरकार ने तो छूट दे दिया है कि अगर आप महारत्न कंपनियां हो तो आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपका निवेश हो वो 5,000 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी भी सेक्टर में या किसी भी कंपनी में निवेश किया है तो वो निवेश 5,000 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। या बात करें तो उस परियोजनाओं के कुल मूल्य का 15% तक आप निवेश कर सकते हैं और लगभग 5,000 करोड़ से अधिक का आप निवेश नहीं कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया ओनली 5,000 करोड़ तक का है कि आप 5,000 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि भारत की वो कौन सी कंपनियां हैं जो आज महारत्न श्रेणी की उद्योगों में आती। तो आज भारत में 8 पीएसयू उद्योगों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। कितने, 8 जो भी पीएसयू उद्योग हैं तो उनको आज महारत्न के उद्योगों का दर्जा प्राप्त। वो कौन कौन से हैं दोस्तों। पहले नंबर पर आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL भेल।
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसको महारत्न की श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL, गेल इंडिया लिमिटेड GAIL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC आता है, और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC, ये एक महारत्न श्रेणी का उद्योग है। इसके बाद बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जो है ये भी एक महारत्न की श्रेणी का उद्योग है। और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, ये भी क्या है, एक महारत्न की श्रेणी का उद्योग है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में भारत में लौह इस्पात उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल स्टडी 18 इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।